छात्रों, आज हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कफन कहानी को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आज हम कफन कहानी के प्रमुख पात्रों घीसू और माधव का चरित्र चित्रण पर चर्चा करेंगे। इस कहानी में घीसू और माधव के साथ साथ बुधिया भी पात्र है, परंतु बुधिया प्रत्यक्ष रूप से इस कहानी में सामने नहीं आती है। तो आज हम घीसू और माधव के चरित्र चित्रण को जानेंगे कि उनका चरित्र किस प्रकार का है। नारी के प्रति घीसू सहृदय है और माधव निर्दयी। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव की पत्नी बुधिया अपनी झोपड़ी में प्रसव वेदना से पीड़ित है और उस पर घीसू माधव से कहता है कि मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। इस पर माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। इस प्रकार से कितना संवेदनहीन माधव को दिखाया गया है। घीसू फिर कहता है, तू बड़ा बेदर्द है वे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। घीसू अपनी पत्नी का प्रसंग भी सुनाता है। जब घीसू की पत्नी अर्थात माधव की माँ की मृत्यु हुई थी, तो उस समय घीसू उसके साथ ही रहा और यथासंभव उसने उसकी देखरेख की। घीसू कहता है कि मेरी औरत जब मरी थी तो 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं और मुझसे लजाएगी नहीं कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की भी सुध न होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। इस प्रकार घीसू नारी के प्रति सहृदय दिखाया गया है, जबकि माधव अपनी पत्नी के प्रति निर्दयी और असंवेदनहीन दिखाया गया है। इनके चरित्र की अगली विशेषता है कि दोनों आलसी
और कामचोर हैं। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव उसे बाजार में बेच आता। जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवाय और कोई चारा न होता। कहने का आशय है कि ये दोनों आलसी और कामचोर हैं, जो कि अपने कर्तव्य से सदैव विमुख रहते हैं और इसी कारण से इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। इनके विषय में प्रेमचंद जी ने और भी लिखा है कि ये उनकी आलसी और कामचोर की प्रवृत्ति ने उनको संतोषी और धैर्यवान भी बना दिया है। ये प्रेमचंद जी ने व्यंग स्वरूप इनसे कहा है कि वे संतोषी और धैर्यवान भी हैं, कि अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत न होती। ये तो उनकी प्रकृति थी। अगला बिंदु हम देखते हैं आर्थिक विपन्नता के अथाह सागर में डूबे हुए। वे आर्थिक तंगहाली से गुजर रहे हैं। इस विषय में प्रेमचंद जी ने लिखा है कि विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जा रहे थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते। आर्थिक विपन्नता के सागर में ये दोनों डूबे हुए हैं। और घीसू और माधव चोरी और आकाश वृत्ति पर भी निर्भर हैं, अर्थात चोरी करना और आकाश वृत्ति पर जीवन जीना उनका पेशा है। आकाश वृत्ति का आशय है कि जिसमें कुछ भी निश्चितता न हो। मटर आलू की फसल दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते
और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते रहते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। कहने का आशय है कि वे चोरी करके अपना पेट पाल रहे थे, पेट भर रहे थे, मेहनत नहीं करना चाहते थे, काम नहीं करना चाहते थे, और जब भूखे रहते थे तो चोरी करके अपना पेट इस तरीके से भरते थे। इनके चरित्र की अगली विशेषता है कि आलसी और आराम तलब। पहले घीसू और माधव कुछ काम किया भी करते थे, परंतु जब से माधव की बुधिया से शादी हुई है तब से ये दोनों काम नहीं करते। सारी जिम्मेदारी बुधिया पर ही है। इस विषय में लेखक ने लिखा है कि जब से वह आई है ये दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दोगुनी मजदूरी मांगते। यही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही है और ये दोनों इसी इंतज़ार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सो जाएं। इस प्रकार से उनके चरित्र की हम इन विशेषताओं को देखते हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।